स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम RSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम, NVS, KVS या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्जाम की महत्वपूर्ण MCQ कर रहे हैं। अभी तक हमने 80 सवाल किए हैं। आज हम 81 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 81 नंबर, बर्जिंग लेबलिंग के सूचना सिद्धांत को किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं और उसके बोध हो सकता है या नहीं के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है? अर्थोपागम, द मीनिंग अप्रोच, संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच, द प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया उपागम, द नॉलेज अप्रोच, ज्ञान उपागम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संरचनात्मक उपागम। वर्जिंग लेबलिंग के सूचना सिद्धांत के संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत सूचना को बौद्धिक वस्तुओं जिसका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थिर संबंध के रूप में देखा जाता है, जबकि अर्थ उपागम, प्रक्रिया उपागम और ज्ञान उपागम क्रमशः अर्थ, प्रक्रिया तथा ज्ञान से संबंधित है। अगला सवाल, संचार या संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित है? सैनन का सिद्धांत, बीवर का सिद्धांत, एकॉफ का सिद्धांत या योबित का सिद्धांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकॉफ का सिद्धांत। संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करता है। एकॉफ का सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है, जबकि योबित का सिद्धांत इंफॉर्मेशन इज ए डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग, जबकि सैनन और बीवर का ने संचार से संबंधित सिद्धांत दिए तथा इन्होंने एक कम्युनिकेशन मॉडल भी दिया। अगला सवाल, SMCR संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? डेविड के बलो, वर्लो, हेराल्ड लासबेल, डब्ल्यू श्राम या चार्ल्स ओसगुड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड के बर्लो। SMCR संचार प्रतिरूप का विकास डेविड के बर्लो द्वारा किया गया था। डेविड के बर्लो ने 1960 में अपना संचार प्ररूप प्रस्तुत किया, जो आचार संहिता विज्ञान पर आधारित है। बर्लो के प्रारूप में SMCR का अर्थ है एस का सोर्स, M मैसेज संदेश, C चैनल माध्यम, R रिसीवर प्रापक। हेराल्ड लासबेल का संचार सिद्धांत 1948 में आया, जो इस प्रकार है: हु जो सेंडर, सेज भाट वो मैसेज, चैनल मीडियम के द्वारा, आगे टू हुम रिसीवर, और नेक्स्ट विथ व्हाट इफेक्ट फीडबैक। जबकि डब्ल्यू श्राम का मॉडल निम्न इस प्रकार है कि यह चक्रीय मॉडल है, जिसमें सोर्स रिसीवर, सोर्स रिसीवर। जबकि ऑसगुड स्क्रैम मॉडल एक सर्कुलर मॉडल है। इसका संचार मॉडल की संरचना निम्न प्रकार है: मैसेज, डिकोडर, इंटरप्रेटर, इनकोडर, फिर ये मैसेज के रूप में आता है, फिर मैसेज इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर के रूप में आता है, फिर ये डिकोडर मैसेज के रूप में जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित से कौन सा संचार एक रेखीय प्रतिरूप है? डांस का हेलिकल प्रतिरूप, लासबेल का प्रतिरूप, डब्ल्यू श्राम का अन्य क्रियात्मक प्रतिरूप या बेकर का मोजेइक प्रतिरूप? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी, बी और सी दोनों। लासवेल का प्रतिरूप और डब्ल्यू श्राम का अन्योन्य क्रियात्मक प्रतिरूप। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बातचीत या डाटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है? कॉपर तार, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, सह अक्षीय तार, प्लास्टिक वायर, प्लास्टिक तार, ऑप्टिक वायर, ऑप्टिक तार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लास्टिक वायर। प्लास्टिक वायर का उपयोग वाच्य या डाटा संचार के ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह नहीं होता और यह ऊष्मा का कुचालक भी होता है, जबकि ताम्र, सहअक्षीय अक्षीय तार या ऑप्टिकल तार आदि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वॉरेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर है? टेक्निकल, तकनीकी, सिम्नेटिक, अर्थपरक, इफेक्टिव प्रभावकारी या इंटरप्रेटर भाषांतरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए, बी और सी तीनों सही है। टेक्निकल, सिम्नेटिक एंड इफेक्टिव। तकनीकी, अर्थपरक और प्रभावकारी ये सभी वॉरेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर है, जबकि इंटरप्रेटर संचार प्रक्रिया में सहायक है लेकिन भाषा संचार प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगला सवाल, टॉम विल्सन के विस्तारित मॉडल में उसके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूचना खोज संबंधी व्यवहार, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ और निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज, या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यवर्ती चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ए। सूचना आवश्यकता संबंधी संदर्भ, उसके बाद सी, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ, उसके बाद मध्यवर्ती चर और उसके बाद सूचना संबंधी व्यवहार। अगला सवाल, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एसआईपी का तात्पर्य होता है सिग्नल सूचना प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल या साउंड इनिशिएशन प्रोटोकॉल या सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एसआईपी का प्रयोग करता है, और सभी प्रोटोकॉल जैसे सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल एंड साउंड इनिशिएटिंग प्रोटोकॉल नाम से ही परिभाषित है। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अंग विक्षेपण सिद्धांत क्या है? 3, चेहरे के भाव भंगिमाएं, नेत्र संचलन, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और आई मूवमेंट। फिर स्पर्श संप्रेषण, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, इसका है ऑप्शन ए, संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग, यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेशन। फिर प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन, संपीय सूचक संप्रेषण, इसका है यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, अंत वैयक्तिक स्थान का उपयोग। जबकि आइकोनिक कम्युनिकेशन अनुसंचेतक संप्रेषण
जिसका 4 नंबर प्रतीकात्मक व्याख्या, इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबलिज्म। तो 3, 1, 2 और 4 का सही जवाब होगा 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी। ये था हमारा पहला एक्सरसाइज, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। ये एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यू आज तक पूछे गए हैं, ये सभी एमसीक्यू किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी हमने कवर किए हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है राष्ट्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय के प्रकार, नेशनल लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो इसका पहला सवाल है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? रंगनाथन रिव्यू कमेटी, कोठारी कमीशन, सिन्हा कमेटी या राधाकृष्णन कमीशन? इसका सही जवाब है राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। अगला, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक ग्रंथालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसके लक्ष्य व उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वयं शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों और क्षेत्रों पर अद्यतन तथ्य एवं सूचना प्रदान करना, प्राचीन एवं वर्तमान संस्कृति एवं ऐतिहासिक महत्व के साहित्य को भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रह कर संरक्षित रखना और समाज के सभी व्यक्तियों को शोध एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराना। अगला सवाल, छात्र अध्यापक और शोध छात्र, छात्र अध्यापक और शोध छात्र थे, ये किसका उपभोक्ता है? पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय से आशय एक उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ पुस्तकालय है और 2 पूरक उद्देश्यों को पूरा करता है, पाठ्यक्रम का समर्थन करने के लिए और विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के अनुसंधान का समर्थन करने के लिए। अगला सवाल, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? पीली कोठी, सफेद कोठी, हाल्टन भवन, विनोबा भावे भवन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सफेद कोठी। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर अहिल्या पुस्तकालय इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये इसको अहिल्या पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है और यह सफेद कोठी में स्थित है और इसके कारण इसका नाम सफेद कोठी पड़ा है, जिसका निर्माण 1900 एडी में 1900 एडी से पहले किया गया था और भवन का वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। वास्तुकला का उद्घाटन 1961 में हुआ था। अगला सवाल, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय और एवं तकनीकी सहायता प्रदान किया गया था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में व्यक्त और मौलिक शिक्षा में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए शुरू किया गया था और D.R. कालिया को दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले निदेशक के रूप में
चुना गया था? D.R. कालिया। D.R. कालिया नाम याद रखिए। जिसे दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को किस विद्यालय द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमलिस दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और पीएचडी डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1991 में सबसे पहले शुरू की गई थी। 1957 में श्री डीवी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। उन्हें शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर उनका शोध कार्य था। इन्होंने पीएचडी की डिग्री में डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। डीयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। अगला सवाल, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय या तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। पढ़ने की आदतें एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है। अगला सवाल, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या विशिष्ट पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय से अभिप्राय ऐसी पुस्तकालय जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों को एक संस्थानों का एक अभिन्न अंग हो, जिसे अपने छात्र संकायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासित किया जाता है। अगला सवाल, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक AASL, IFLA, SCOUL, SCONEL या ACRL? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ACRL। ACRL इसका पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक तैयार किए जाते हैं, जबकि ACRL ALA का एक बहुत बड़ा भाग है। ACRL ALA का बहुत बड़ा भाग है, जो ALA के कुल सदस्यों का 20% ACRL का सदस्य है। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों का एक व्यवसायिक व्यवसायत्मक संगठन है तथा AASL अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी यह केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। IFLA का पूर्ण रूप द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस है, जिसकी स्थापना 1907 में एडिनबर्ग में हुआ, जिसका मुख्यालय हेग में अवस्थित है। जबकि SCONUL SCONUL का पूर्ण रूप सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यह यूके और आयरलैंड के सभी शैक्षणिक और राष्ट्रीय पुस्तकालय में सदस्यों का संगठन है। अगला सवाल, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों को सबसे बड़ा संग्रह है?
किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? रामपुर रजा पुस्तकालय, सरस्वती भवन पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय या खुरावक्स पुस्तकालय, खुरावक्स लाइब्रेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सरस्वती भवन पुस्तकालय। सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में स्थित है और भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के परिसर में स्थित है और यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं। इस समय यहाँ 1 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं और भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल खजाने संजोने वाली दुर्लभ प्राचीनतम पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए सरस्वती भवन की स्थापना 1894 में की गई। लेकिन इसके भवन का शिलान्यास 16 नवंबर 1907 को हुआ और 1914 में यह भवन बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन, इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया। और यहाँ पर रखी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक, भगवत गीता समेत कई पांडुलिपियां करीब 900 साल पुरानी है। अगला सवाल, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? यस, नो, और सेपरेट फॉर ईच लाइब्रेरी या नॉन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब है यस। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक लाइब्रेरी की कार्य प्रणाली अलग अलग रहती है। अगला सवाल, पुस्तकालय समिति निम्नलिखित में से किसका अंग है? पुस्तकालय मानव संसाधन, पुस्तकालय वित्त, पुस्तकालय कार्मिक और पुस्तकालय शासन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पुस्तकालय शासन है। पुस्तकालय समिति में एक ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो पुस्तकालय और प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं। और पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव, सदस्य और या एक संयोजक या सदस्य शामिल होते हैं। पुस्तकालय समिति जिसके पास कर्मियों का चयन करने, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, फंड जुटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। समिति के सदस्य लाइब्रेरियन के साथ मिलकर काम करते हैं। पुस्तकालय समिति को निकाय या व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग, और लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, और माध्यमिक शिक्षा विभाग सेकेंडरी एजुकेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी। प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग को अनिवार्य करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्थान में 1956 में राजभाषा अधिनियम पारित किया तथा राजकाज को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1965 में भाषा निर्देशालय की स्थापना की गई। अगला सवाल, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? एस राधाकृष्णन, एस आर रंगनाथन, या साईजीराव गायकवाड़ तृतीय या साईजीराव गायकवाड़ प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साईजीराव गायकवाड़ तृतीय। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना 1906 में की गई थी, जब महाराजा साईजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य एवं मुफ्त माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला सवाल, पुस्तकालयों के शैक्षिक उपयोगकर्ता कौन है? केवल छात्र, छात्र शिक्षक शोधकर्ता और लोग, छात्र शिक्षक और शोधकर्ता,
या केवल शिक्षक? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता। शैक्षणिक पुस्तकालय में के उपयोगकर्ताओं में स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्चर्स होते हैं। अगला सवाल, किस प्रकार के पुस्तकालय में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? इन पब्लिक लाइब्रेरी या इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी या इन स्पेशल लाइब्रेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शैक्षणिक एवं विशेष प्रकार की पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण उपयोगी होता है। अगला सवाल, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार का पुस्तकालय है? सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष प्रकार की पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय या ब्लाइंड पुस्तकालय? इसका सही जवाब है बी, स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष प्रकार की पुस्तकालय। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय एक विशेष प्रकार के पुस्तकालय है। 18, किस प्रकार की पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ रिसर्च, प्रमोट द रीडिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट, satisfy the entertainment need of a student, support the teaching program of the college? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ कॉलेज। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ कॉलेज है। अगला सवाल, ये आज का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है कि द लाइब्रेरी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल कहलाता है जनरल लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी, पीपल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी से तात्पर्य द लाइब्रेरी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। धन्यवाद। ये था आज का प्रश्न। कल फिर कुछ नए सवाल के साथ उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड नाइट।